नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज फिर से आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। आज मैं आपको कक्षा 10 का अध्याय 2 उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जितने भी हैं और 2.1 के जितने भी हमें सवाल हैं, शून्यकों से संबंधित सवाल हैं, बहुपद से संबंधित जितने भी सवाल हैं, वो सब मैं आपको हिंदी माध्यम में करवाने जा रहा हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको पूरा जो प्रश्नावली है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, माता रानी और राधा रानी का आशीर्वाद लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं चर अचर के बारे में। चर और अचर क्या होता है? पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। चर और अचर क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से एक चीज बताऊंगा मैं आपको, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा चर और अचर क्या होता है। चर मतलब अंग्रेजी के जितने भी अल्फाबेट हम लोग यूज करेंगे, अल्फाबेट यानी वर्णमाला के जितने भी अल्फाबेट हम लोग यूज करेंगे, वर्णमाला लिख देता हूँ मैं, अंग्रेजी वर्णमाला। वर्णमाला कौन सी? अंग्रेजी वाली। अंग्रेजी वर्णमाला के हम लोग जितने भी शब्द इस्तेमाल करेंगे यानी कि ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, ये सब क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। इनका मान हमेशा क्या रहेगा? बदलता रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा। इनका मान सदैव बदलता रहेगा। मान कभी क्या, एक्स का मान कभी प्रश्न 1 में क्या होगा, प्रश्न 2 में क्या होगा, प्रश्न 7 में क्या होगा, कक्षा 10 में क्या होगा, प्रश्न कक्षा 11 में क्या होगा, कक्षा 12 में क्या होगा, सब जगह मान अलग अलग हो जाएगा। इसलिए चर जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? चर होते हैं, उनका मान फिक्स नहीं, निश्चित नहीं होता है। और अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी जो अक्षर होते हैं, वो हम लोग जिसको गणित में इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे चर की श्रेणी में आता है। और अचर क्या होता है? अचर होता है 2, 5, 7, -3, और कुछ भी लिख सकते हैं, -7। ये सभी सब क्या है? ये सब के सब अचर है, यानी इनका मान हमेशा फिक्स रहता है। पाई भी अचर में आता है, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है या फिर 3.14 होता है। तो ये सभी अचर की श्रेणी में आएंगे दोस्तों। अचर मतलब जिनका मान तय होता है, और चर मतलब जिनका मान तय नहीं होता है। बस इसी तरह से समझना है, खत्म करो टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। इन तीनों बहुपदों को समझने के लिए सबसे पहले आपको मैं 2 चीज़ें बताऊँगा, बहुपद क्या होगा और दूसरा बहुपद की घात क्या होगी। सबसे पहले मैं आपको बहुपद के बारे में बताता हूँ, बहुपद क्या होता है? बहुपद का मतलब होता है हम लोग चर और अचर का एक मिश्रण बना के तैयार करते हैं। चर प्लस अचर, बहुपद इसी को बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बहुपद। बहुपद जो होता है वो चर और अचर से मिलकर बना होता है। चर प्लस अच्छा, ये हो जाता है बहुपद। इन दोनों से मिलकर जो हम बनाएँगे उसको बहुपद बोलेंगे। अब रैखिक बहुपद क्या होगा? अब बहुपद की घात क्या होगी? घात का मतलब होगा आपके पास में जो बहुपद है, जिस भी चर में बहुपद बनाया हुआ है उसकी अधिकतम घात जो होगी, उसके हिसाब से हम लोग इसको तय करेंगे। अभी नहीं समझ में आया होगा, वीडियो देखेंगे, अब समझ में आएगा आपको। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2x + 4, 5x + √x 3, 3 √x लिख देता हूँ, 3 √x + 7 और 7x + 5, ये क्या है? ये रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में जो अचर x है, उसकी अधिकतम घात कितनी आ रही है? 1, यहाँ पर घात 1 है। इसको इसको x की जगह मैं इसको y कर देता हूँ, एक ही बात हो जाएगी। ये y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा। अधिकतम घात कितनी है? 1 है। और इसको इसका मतलब घात कितनी होती है? इसका मतलब होता है घात 1/2। और यहाँ पर इसको मैं z कर देता हूँ। इसकी घात कितनी है? इसकी भी घात 1 है। यानी कि जिस भी बहुपद में अचर की घात, अगर अधिकतम घात अचर की 1 है, तो वो रैखिक बहुपद होगा। लिख देता हूँ मैं, अधिकतम घात क्या हो जाएगी? 1। बिल्कुल इसके अनुसार इसके विपरीत यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2x² + 7x + 4। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है? 2। इसी प्रकार z² + 3z, ये भी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तीसरा अ, y² + 7, ये भी क्या है? अधिकतम घात कितनी है? 2। चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। मतलब यहाँ पर भी क्या होगा? चर की अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। यहाँ पर भी चर कर देता हूँ मैं, चर की अधिकतम घात यहाँ पर भी कितनी होगी? इसी के अनुसार हम लोग त्रिघात बहुपद की बात कर लेंगे। त्रिघात बहुपद क्या होता है? त्रिघात बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होगी वो कितनी होगी? 3 हो जाएगी। बिल्कुल इसी प्रकार से लिख देता हूँ मैं, x³ + 7x, ये हो जाएगा। ये भी त्रिघात बहुपद की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें चर भी आ गया, अचर भी आ गया। और इसी के प्रकार y³ + 9, ये भी त्रिघात बहुपद आ गया। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, इसमें अधिकतम घात कितनी हो जाएगी? 3। अधिकतम घात 3।
तो दोस्तों यहाँ तक हमने क्या समझा? चर, अचर, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। सबसे पहले वापस से मैं आपको इसकी पुनरावृत्ति करा देता हूँ। चर मतलब क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के हम लोग जितने भी अक्षरों को हम लोग गणित में इस्तेमाल करेंगे, वो हमारे पास में क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। और अचर, अचर वे जितनी भी गणित की संख्याएं होती है, जिन्हें हम गणित में ही इस्तेमाल करेंगे, जिनका मान हमेशा फिक्स रहता है, सदैव एक ही मान रहेगा, उसको अचर कहेंगे। रैखिक बहुपद क्या होगा? बहुपद होता है चर और अचर से मिलकर पद जो बनता है बहुपद होता है। चर की अधिकतम घात, अगर अधिकतम घात 1 है तो रैखिक बहुपद, अधिकतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद, अधिकतम घात 3 है तो त्रिघात बहुपद। अब इन बहुपदों से आप लोग आगे और बढ़ सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास में रैखिक बहुपद है, तो इसमें x के मान कितने होंगे? रैखिक बहुपद में दोस्तों याद रखिएगा, रैखिक बहुपद में x का एक ही मान होगा। द्विघात बहुपद में x के 2 मान होंगे। त्रिघात बहुपद में x के 3 मान होंगे। x मतलब कोई भी चर हो सकता है, ठीक है? मैं आपको आगे से और अच्छे से मैं इसको समझाता हूँ। पहले इस यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। रैखिक बहुपद में चर के कितने मान होंगे? चर का केवल एक मान। इसका मतलब क्या है? मतलब चर की जितनी भी घात होगी उतने ही चर के मान होंगे। इसमें चर के कितने मान? चर के 2 मान। और यहाँ पर चर के कितने मान होंगे? 3 मान। चर के 2 मान और यहाँ पर आ जाएगा चर के 3 मान। अभी दोस्तों आप समझ तो गए, चर के मान है। रैखिक बहुपद में एक मान होगा चर का, द्विघात बहुपद में चर का 2 मान होंगे और त्रिघात बहुपद में चर के 3 मान होंगे। अब ये मान है क्या? क्या मान है ये? मान तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, मान कुछ भी नहीं हो सकता। बहुपद में यदि हम लोग चर का मान लिख रहे हैं, तो चर का मान वो होता है, यदि हम बहुपद में उस चर के मान को प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो हमारे पास में जो बहुपद होता है उसका मान 0 आ जाता है। नहीं समझ में आया होगा? एग्जाम्पल से समझाऊंगा। आगे आ जाओ। सब चीजें मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाई, अच्छे से समझ में आ गई है। आगे की स्लाइड पे हम लोग बढ़ते हैं और उसी को हम क्या कहेंगे? शून्यक कहेंगे। बस आगे का हमारा प्रश्न, अब आगे वाली प्रश्नावली हमारे लिए बहुत ईज़ी रहेगी, बहुत ही आसान तरीके से रहेगी। समझते हैं। शून्यक क्या होता है? शून्यक होता है व्यापक रूप में एक वास्तविक संख्या के बहुपद p ऑफ x, इसको p ऑफ x पढ़ते हैं, या p का x के रूप में बहुपद। इसको क्या बोलते हैं? इसका मतलब होता है बहुपद, मतलब पॉलिनोमियल्स होता है। पॉलिनोमियल्स इसका मतलब एक बहुपद है, बहुपद x के रूप में। x के रूप में जो बहुपद होगा उसको p ऑफ x बोलेंगे। अब हमारे पास में मान लेते हैं, ये देखो, जैसे इसको p ऑफ x है, नहीं, बहुपद ऑफ x p के रूप, एक पॉलिनोमियल यानी बहुपद है x के रूप में, इसको हम x स्क्वायर है ये, -3x -4। अब आपके पास में ये एक बहुपद है। इस बहुपद में हम लोग k का कौन सा मान रखेंगे, यानी हम x का कौन सा मान रखेंगे इसका मान 0 आ जाए। ठीक है, x का जो भी मान हम इसमें रखेंगे 0 आ जाए, वो क्या हो जाएगा? वो क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। अब दोस्तों आपको मैंने बताया यहाँ पर x के कितने मान होंगे? चर की कौन सा चर है यहाँ पे? x इस्तेमाल हुआ, x के कितने मान होंगे? x के यहाँ पे दो मान होंगे। x के 2 मान, पहली बात। दूसरी बात, कौन सा बहुपद है ये? द्विघात बहुपद है, क्योंकि 2 घात है इसमें। द्विघात बहुपद। तीसरी बात ये है, x के जितने भी मान होंगे वो क्या कहलाएंगे? शून्यक कहलाएंगे। x के मान क्या कहलाएंगे? शून्यक कहलाते हैं। बस धीरे धीरे दोस्तों सब धागा खुलेगा, आगे से आगे चीजें कनेक्ट करके बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर अब हम लोग को अगर कोई मान रखता हूं मैं आपके सामने, मान लीजिए मैंने x का मान रख दिया 4, ठीक है? यानी कि x की जगह पे मुझे क्या रखना है? x बराबर 4 रखने पर दोस्तों सिर्फ ध्यान दीजिएगा करना क्या है, हो क्या रहा है, आपको बस उसी पे ध्यान देना है। x बराबर 4 रखने पर रखा 4x की जगह पे, p ऑफ x, जितने भी x है सबकी जगह पे क्या रखना है? 4। p ऑफ 4, 4 का स्क्वायर -3 गुणा 4 -4, p की जगह पे 4 रख दिया। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, माइनस 4 दिया कितना हो गया? 12 -4। अब दोस्तों p ऑफ 4, 16 -12 -4 कितना होता है? 16, यानी कि p ऑफ 4 कितना आ गया? p ऑफ 4 आ गया 0। मैंने आपको क्या बताया था? चर का ऐसा मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए उसे क्या बोलेंगे? शून्यक बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में x बराबर 4, x के 4 क्या हो जाएगा? 4 इस बहुपद का शून्य हो जाए, शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 4। 4 x का मान है, x का मान 4 आया है, और 4 क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। मैंने आपको बोला था इस बहुपद में 2 मान होंगे x के, पर ये तो एक ही है, दूसरा मान एक और निकालना है, निकाल लेते हैं। एक और मान है x का,
अब x की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग? -1 रख के देखेंगे। -1 रखा, -1 का स्क्वायर -3 -1 -4 p -1 का स्क्वायर कितना होता है? -1 इंटू -1 कितना होता है? 1 इंटू 1 1 होता है, माइनस माइनस कितना होता है? प्लस होता है, +1 आ जाएगा उत्तर यहाँ पे। माइनस, अब यहाँ पर भी देखो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 और माइनस का 4 यहाँ पर आ गया। p ऑफ -1, 3 और 1 कितना होता है? 4 -4। दोस्तों फिर से हमारे पास में p ऑफ -1 का मान कितना आ चुका है? 0 आ चुका है। मैंने आपको बताया था जो भी जितनी भी बातें थी सब की सब आपके क्लियर हो चुकी होंगी। 5-10 मिनट लगा होगा, 5-10 मिनट में आपके इस प्रश्नावली का बेस तैयार हो चुका है, आधार तैयार हो गया है। अब ये समझ लीजिए आपको प्रश्नावली का सिर्फ ये प्रश्नावली का 70% भाग था आपके खत्म हो गया। अब आपको प्रश्नावली का सिर्फ 30% भाग ही समझने के लिए रहा है बाकी। बाकी तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। पर आपने प्रश्नावली को समझ चुके हैं, अगर आपने यहाँ तक की बात एक-एक बात आपको दिमाग में बैठ चुकी है। क्या-क्या बात है? यहाँ पर क्या बात थी? बात ये है हमारे पास में बहुपद है x के रूप में। x के रूप में बहुपद है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में x के मान कितने होंगे? 2 मान होंगे। वो जो 2 मान होंगे x के उसे क्या कहेंगे? शून्य कहेंगे। उन शून्यकों का मतलब क्या है? शून्यकों का मतलब ये है यदि हमने x का मान उस बहुपद में रख दिया, तो उस बहुपद का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको रख के बताया यहाँ पर इस बहुपद का मान 0 हो गया, इस बहुपद का मान यहाँ पे 0 हो गया है। अगर आप बोलेंगे वापस रिवाइज़ करना है, तो रिवाइज़ करने के लिए आपको वीडियो को पीछे ले जाकर देखना होगा, वापस आपका रिवाइज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ें रिवाइज़ होने के बाद में आपको समझ में आ चुका है। यदि द्विघात बहुपद है तो आपके पास में x के कितने मान होंगे? 2 मान होंगे और आपके पास में अगर रैखिक बहुपद है तो x का सिर्फ़ 1 मान होगा और आपके पास में त्रिघात बहुपद है तो x के 3 मान होंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैंने आपको सीधा द्विघात बहुपद क्यों करवाया? रैखिक बहुपद आप लोग कक्षा 9 में पढ़ के आ चुके हैं। रैखिक बहुपद ऐसा होता है ax + b = 0, ये रैखिक बहुपद होता है क्योंकि यहाँ पर x की जो मान है वो क्या है? 1 है। अब मैं आपको आगे का बताने जा रहा हूँ। ठीक है, शून्य का आपको समझ में आ चुका है, यानी एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के कितने मान आएंगे? 2 मान, एक्स के 2 मान होंगे और वो जो 2 मान होंगे वो क्या कहलाएंगे? शून्य कहलाएंगे। सब कुछ यहाँ तक आपके क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दोस्तों हमारे पास में आती है प्रश्नावली 2.1। 2.1 में हमें बहुत आसान प्रश्नावली है ये। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ शून्यकों की संख्या निकालनी है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। और मैंने आपको बताया है शून्यकों की संख्या क्या होती है? पी ऑफ एक्स, यानी कि पी ऑफ एक्स में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है। पी ऑफ एक्स का अर्थ है एक्स के रूप में बहुपद से है, यानी x के रूप में जो बहुपद होगा उसको p ऑफ x के रूप में हम लोग प्रदर्शित करेंगे और x का मान क्या कहलाएगा? x का मान शून्य कहलाएगा। x का मान हमारे पास में इसका शून्य कहलाएगा और x का मान यहाँ पर क्या कहलाएगा? मतलब हमारी जो रेखा है वो x अक्ष को कितनी बार काट रही है वही हमारे पास में x का मान वही हमारे पास में x का मान हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? यानी कि शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। दोस्तों पहले प्रश्न के पहले में ये x अक्ष को कितनी बार, एक बार भी नहीं काट रहा है। x अक्ष तो ये वाला है, इसको कितनी एक बार भी नहीं काट रहे, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0। दूसरा हो गया दोस्तों, पहला प्रश्न खत्म। दूसरा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं x अक्ष को ये कितनी बार काट रहा है, ये वाला है x अक्ष को ये एक बार काट रहा है तो उसका उत्तर हो जाएगा 1। इसी प्रकार से तीसरा, ये तो x अक्ष को कितनी बार, एक बार यहाँ पर, दूसरी बार यहाँ पर और तीसरी बार यहाँ पर 3, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 3। 4, अब हमारे पास में ये x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक बार और दो बार, यानी कि इसमें शून्यकों की संख्या यानी x का मान कितना हो जाएगा? 2। पांचवा, x अक्ष को एक बार, दो बार, 3 बार और 4 बार, यानी कि यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। और अगर ये 4 है शून्यकों की संख्या तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 घात वाला बहुपद। ये है 2 घात वाला बहुपद, ये है 3 घात वाला बहुपद और ये हो जाएगा 1 घात वाला बहुपद, ऐसे बोलते हैं इसको। और ये यहाँ पर 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। यहाँ पर कितनी बार काट रहा है? 3 बार। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। दोस्तों खत्म हो चुका है हमारे पास में प्रश्नावली 2.1। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 की तरफ। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.2 को। 2.2 हमारे पास में प्रश्नावली है, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के संबंध में क्या होता है संबंध शून्यक और गुणांकों में, वो आपको समझाना है। सबसे पहले मैं आपको रैखिक बहुपद में बताऊंगा और उसके बाद में द्विघात बहुपद। रैखिक बहुपद हम लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा था, उसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा और कक्षा 10 वाला मैं आपको
बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग रैखिक बहुपद के बारे में। रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है? रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है ax प्लस b बराबर 0, जहाँ a और b क्या है? वास्तविक संख्या है। जहाँ a और b क्या है? वास्तविक संख्या है। एक बात, और दूसरी बात ये है a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि a का मान ही 0 के बराबर हो गया तो हमारे पास में x का जो अचर है वही खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग x का मान, यहाँ पर a का मान क्या होता है? 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अब इस कंडीशन में, इस अवस्था में हम लोग x का मान निकालते हैं। तो x का मान क्या आएगा इस अवस्था में? ax बराबर -b, और x का मान आ जाएगा -b बटा a। इस अवस्था में हमारे पास में x का मान ये होगा। बस आपको इतना ही पढ़ना है, ये कक्षा 9 का काम है। कक्षा 9। हम लोग कक्षा 10 वाला पढ़ेंगे। कक्षा 10 में क्या होता है? कक्षा 10 में मानक रूप क्या है? मानक रूप, कक्षा 10 में मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ से बहुत आपको बहुत केयरफुली, बहुत अच्छे से समझना है इसको। यहाँ पर मैंने आपके पास में क्या लिखा है? जहाँ a क्या है वो भी बताऊंगा मैं, b क्या है वो बताऊंगा, c क्या है वो बताऊंगा। c है एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक, गुणांक मतलब क्या होता है? गुणा मतलब गुणा में जो अंक है वो ही गुणांक है। और ये है x का गुणांक। और सी क्या है? अचर पद। अचर मैंने आपको बताया था 2 4 5 7 8, -3 -2 -8, √3 √2 √5 कुछ भी हो सकता है। वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है, अपरिमेय संख्या भी आती है। हाँ, तो ए बी सी आ गया हमारे पास में, और ये इसका मानक रूप हो जाएगा। अब ये क्योंकि ये द्विघात वाला बहुपद है, क्योंकि द्विघात बहुपद है, तो x के मान कितने होंगे? यहाँ x के 2 मान, और जो x का मान होता है उसको क्या बोलते हैं? शून्यक। संभव है। और आपकी किताब में, आपकी जो कक्षा 10 की किताब है, उसमें x के जो मान है, इसे क्या माना है? माना शून्यक। आपके 10वीं कक्षा की किताब में शून्यकों को क्या माना है? शून्यकों को माना है अल्फा और बीटा के रूप में। शून्यक माना, शून्यक क्या हो जाएगा? अल्फा। इसको कैसे बोलते हैं? ये ऐसे पढ़ते हैं, अल्फा बोलते हैं, अल्फा है ऐसे लिखते हैं, और इसको बोलते हैं बीटा। आगे एक और यूज करेंगे, अभी तो यूज आएगा नहीं। इसको बोलते हैं गामा। तीन चीजें होती है, अल्फा बीटा और गामा। आगे यूज करेंगे। हम लोगों के पास में क्योंकि दो ही शून्य है, तो हम लोग दो ही मानेंगे, अल्फा और बीटा। हमारे पास में दो शून्य है इसके, और इनके बीच में संबंध क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। यानी कि संबंध क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है? यानी कि दोनों अगर शून्यकों का योग करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, और दोनों शून्यकों का गुणनफल करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा? ये संबंध है। इस संबंध को बहुत ही अच्छे से समझना है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपके प्रश्नावली बहुत ही आसानी तरीके से आगे भी हल हो सकती है। यानी कि क्या है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग है अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम लोग माइनस बी बटा ए लिखते हैं। अब आप देख सकते हैं ए बी क्या है? बी है हमारे पास में एक्स का गुणांक, इसका मतलब है एक्स का गुणांक। और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अच्छे से। मैं आपको समझा दूंगा। शून्यकों का योग का संबंध ये है, और शून्यकों का गुणनफल। अब हमें करना है शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मान होता है सी बटा ए। सी बटा ए मतलब क्या होगा? सी बटा ए होगा अचर पद, और ए क्या है? ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। बस, सिर्फ यही समझने वाला था। अब आपके प्रश्नावली 2.2 में आपके कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसा मैंने पहले समझाया था, उसमें प्रश्नावली 2.1 खत्म हो गई थी। इतना समझे आप, 2.2 आपके प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2। तो प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है,
निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य यानी कि हमें x का मान ज्ञात करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, अगर आपने मेरी पहले की पिछली अगर 5 से 7 मिनट की बातों पर ध्यान दिया है, तो आपका पहला प्रश्न बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। कैसे करना है मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हमें यहाँ पे x के मान निकालने के लिए थोड़ा-सा दिमाग लगाना होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा दिमाग। दिमाग हमें ऐसे लगाना है, हमें 8 का गुणा ये चीज़ रफ़ कार्य मन में करना होगा, रफ़ कार्य। रफ़ जैसे कि हमने यहाँ से मतलब अचर पद का गुणा यहाँ से एक्स स्क्वायर के गुणांक से करना है। एक्स स्क्वायर के गुणांक से हम लोग गुणा करेंगे, यानी कि इस पूरे पद का गुणा हमें इस पद से करना होगा, पूरा। यानी कि 8x स्क्वायर। अब हम लोगों को ऐसी संख्या निकालनी है कि गुणा करने पर 8x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ या घटाने पर क्या आना चाहिए? ये बीच वाला अंक। ये बीच वाला अंक आना चाहिए जोड़ने या फिर घटाने पर। थोड़ा-सा 1-2 बार में हमें मुश्किल लगेगा पर बहुत आसानी से हल हो जाएगा। जैसा कि मुझे पता है हमें गुणा करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए। तो 4 और 2 हमारे पास में ऐसे नंबर है जिनको गुणा करने पर तो 8 आ रहा है और एक्स स्क्वायर अगर चाहिए तो 4x और 2x हमारे पास में वो नंबर हो जाएँगे जिन 2 नंबरों को गुणा करने से हमारे पास में 8x स्क्वायर आ रहा है और 4 में से यदि मैं 2 घटा देता हूँ तो मेरे पास में 2 आ जाता है। तो दोस्तों आइए इसे करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, आप जानते हैं माइनस का 2x लाने के लिए हमें माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8 ऐसा हमें लिखना होगा। आप ज़रूरी नहीं है इसका आगे लिखेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसे आगे-पीछे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखना है बहुत ही अच्छे से आपको मैं समझा दूँगा। आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4x माइनस 8 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। हल करेंगे उत्तर दोनों ही संभावना में, दोनों ही कंडीशंस में उत्तर एक ही आएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए पहले के 2 पदों में क्या कॉमन आ रहा है यानी कि एक्स स्क्वायर और 4x में क्या कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ क्या है? दोनों जगह x है तो x को कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर से x कॉमन आ जाएगा तो x बच जाएगा और 4x में से x बार आ चुका है तो 4 बच जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 2x है और यहाँ पर 8 है। तो मुझे यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है। आप बोलेंगे 8 में कहाँ से 2 आया? 8 में 2 होता है दोस्तों। हम लोग 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखते हैं। अगर हम 8 को 3 बार 2 लिख सकते हैं उसमें से अगर मैंने 1 बार 2 को बाहर खींच लिया तो 2 बार 2 बचा है और 2 बार 2 का मान कितना होता है? 2 इंटू 2 यानी कि 4। यानी कि हमारे पास में यहाँ पे 4 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर 2 पद हो चुके हैं। ये पहला पद और ये दूसरा पद। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर x माइनस 4 कॉमन है। यानी कि x माइनस 4 यहाँ पर कॉमन आ चुका है और बचेगा कौन? x माइनस 4 यहाँ से बाहर आ गया तो बचेगा x और यहाँ से x माइनस 4 बाहर जाएगा तो बचेगा 2। प्लस का चिन्ह यहाँ पे ऐसा का ऐसा आ चुका है। अब यहाँ पर भी करके बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, बचेगा x, यहाँ से भी x कॉमन आया, बचा 2, माइनस यहाँ से कौन कॉमन आ रहा है? माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी, माइनस बाहर आ गया। 4 यहाँ पर भी और 4 यहाँ पर भी है, क्योंकि हम 8 को 4 इंटू 2 लिखते हैं। तो यहाँ से अगर माइनस का 4 बाहर आ जाएगा तो x बच जाएगा, यहाँ से माइनस बाहर आ गया तो बचेगा प्लस, 4 भी बाहर आ जाएगा तो बचेगा 2। अब यहाँ पर भी x प्लस 2 है, यहाँ पर भी x प्लस 2 है, x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 2 कॉमन आ गया तो बचेगा कौन? x माइनस 4। एक ही बात x माइनस 4 या x प्लस 2 ये दोनों गुणा में है और ये दोनों भी आपस में गुणा में है, यानी कि उत्तर हमारे पास में क्या है? एक ही उत्तर है ये। दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब एक ही, आप कैसे भी कर सकते हैं, एक ही तरह का रहने देंगे हम लोग। ये तो मैंने आपको करके बताया था कि हम लोग कैसे भी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा? इसको 0 के बराबर रखना होगा, क्योंकि हमें शून्यक निकालना होता है और शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं? ये बहुपद का मान 0 के बराबर आना चाहिए, इसका मान 0 के बराबर, इसका मान 0 के बराबर, इसका मान 0 के बराबर। इसका मतलब हमें पहले x माइनस 4 को 0 के बराबर रखना है और उसके बाद में x प्लस 2 को 0 के बराबर रखना है। x माइनस 4 को 0 के बराबर रखेंगे, माइनस का 4 है यहाँ पर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा और x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो प्लस का 2 है यहाँ पर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। यानी हमारे पास में जो शून्यक आए हैं उसको वो क्या है आए हैं अल्फा बीटा हमारे पास में क्या आ गए? 4 और -2। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अल्फा को 4 मानो या अल्फा को -2 मानो, बीटा को 4 मानो या बीटा को -2 मानो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ़ शून्य को से शून्यक हमारे पास में आ चुके हैं, अर्थात शून्यक कौन-कौन हो गए? 4 व -2। इसको हमने अल्फा मान लिया और इसको हमने बीटा मान लिया, ठीक है? अब हमें क्या करना है? हमें सत्यता की जाँच करनी है। शून्यकों के बीच संबंध जो है उसकी जाँच करनी है। सत्यता की जाँच करना भी मैं आपको बता देता हूँ। सत्यता की जाँच, तो आपको संबंध याद होना चाहिए। संबंध मैंने आपको बताया था। एक बार मैं सबसे पहले पूरा-पूरा लिख के मैं बताऊँगा, 2 प्रश्न तक मैं आपको पूरा-पूरा लिख कर बताऊँगा, उसी से आपको आगे जो भी सुविधा होगी। शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा।
उसका मान किसके बराबर था? माइनस बी बटा ए। माइनस बी क्या था? माइनस बी था हमारे पास में एक्स का गुणांक बट्टा ए क्या था? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मैंने आपको बताया था ये हमारे पास में जो इक्वेशन है, ये जो हमारे पास में जो समीकरण है, इसको हम लोग के इसका मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर होता है 0। क्या आपको पता है? ये मैंने आपको बताया था। तो हम लोग यही करेंगे। क्या करेंगे? समीकरण की को किससे करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर जब हम इसकी तुलना करेंगे तो हमारे पास में ए का मान क्या आएगा, बी का मान क्या आएगा और सी का मान क्या आएगा, वो आपको बताना है। ए एक्स स्क्वायर में आपको क्या दिख रहा है? आगे पीछे देख के बताओ। ए एक्स स्क्वायर में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर है। यानी कि इसके गुणा में कौन है? एक है, तो ए का मान एक हो जाएगा। इसके गुणा में कौन है? माइनस का दो है, तो बी का मान माइनस दो हो जाएगा। और सी को सी क्या है? सी अचर पद होता है। सी अचर पद क्या है? माइनस का आठ है। तो आपके पास में सी का मान हो जाएगा माइनस का आठ। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है, प्लस माइनस की वजह से प्रश्न गलत हो जाता है। तो हमारे पास में ए बी सी तीनों का मान आ चुका है। अब हमें क्या करनी है? सत्यता की जांच करनी है। सबसे पहला शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी बटा ए है या नहीं है देखना है। अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा है 4, बीटा है माइनस का 2। इसी प्रकार से माइनस का बी का मान कितना है? माइनस 2 और ए का मान कितना है? 1। तो 4 ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस का 2 बराबर माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का 2 बट्टा 1। 2 बट्टा 1 2 ही होता है। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। 2 बराबर 2 आ चुका है, जो कि क्या है? सत्य है। ए पाया मतलब पहला जो हमारे पास संबंध था वो आ चुका है। पहला संबंध था हमारे पास में शून्यकों का योगफल, वो हमारे पास में सच आया है। अब हमें क्या निकालना है? शून्यकों का गुणनफल। अब हमें शून्यकों का गुणनफल निकालना है। आइए करते हैं, उसको बाद में करेंगे। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा, और उसका मान कितना आता है? सी बटा ए। सी क्या होता है? सी होता है अचर पद, और ए क्या होता है? ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। चूंकि हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है और अल्फा बीटा हमें पता है। अल्फा बीटा क्या था? अल्फा बीटा 4 और माइनस 2 ही था। हाँ, 4 और माइनस 2, 4 और माइनस 2 अल्फा बीटा था। और सी का मान था माइनस का 8, और ए का मान था हमारे पास में 1। ए का मान था 1। अब दोस्तों 4 का गुणा माइनस 2 से करूंगा तो मेरे पास में माइनस 8 आएगा, और माइनस 8 बटा 1 कितना होता है? माइनस 8। यानी कि ये भी क्या है? सत्य है। ये भी सत्य था, और इसके पहले वाला भी क्या था? सत्य है। यानी कि सत्यता की जांच भी हो गई, शून्य भी निकाल लिए। ये पहला प्रश्न आपके इस लेवल का इतना बड़ा प्रश्न आपके होगा। आपको कुछ नहीं करना है, पहले शून्यकों की संख्या निकालनी है, बाद में सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करने के लिए आपको दो संबंध पता होने चाहिए। दो संबंध क्या हैं? दो संबंध है अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है माइनस बी बट्टा ए, और अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल होता है सी बट्टा ए। सिर्फ और सिर्फ ये चीजें पता होनी चाहिए। ये अगर आपको पता है तो आपका प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, एक काम करता हूँ, मैं आपको एक बार वापस से इसका रिवीजन करवा देता हूँ। रिवीजन में अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास में एक समीकरण होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये समीकरण का मानक रूप है। इसके जो शून्यक निकलेंगे वो अल्फा बीटा होंगे। अल्फा प्लस बीटा यानी कि उसका मान हो जाएगा माइनस बी बट्टा ए, और अल्फा बीटा का मान हो जाएगा सी बट्टा ए। बस आपको इतना सा याद रखना है। इतना सा आपको याद रखना है। ये समीकरण का मानक रूप है। ये अल्फा और बीटा शून्यकों का योगफल है, और ये अल्फा कॉमा बीटा। पहला प्रश्न, अगर एक लाइन में अगर मैं आपको इतना सा समझाना चाहूंगा, मैंने अब तक आपको क्या पढ़ाया 2.1 के लिए, तो 2.1 के लिए मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया है, सिर्फ और सिर्फ इतना। ये होता है याद करने का तरीका। इस तरीके से आप लोग वापस याद कर सकते हैं, इसको रिवीजन कर सकते हैं। आगे हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 2 पे हमारे पास में कुछ इस प्रकार से है कि हमारे हमें इसके शून्यक निकालने हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका हम लोग मान निकालने जाएंगे, यानी कि हमें यहाँ पर s के मान निकालने हैं। बहुपद जिस भी रूप में, यहाँ पर बहुपद s के रूप में, तो s का मान निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था रफ का काम, यानी 4s स्क्वायर, इसका गुणा पूरा इससे करना है। यानी 4s स्क्वायर का गुणा अगर मैं 1 से करूंगा तो मेरे पास में 4s स्क्वायर ही आएगा। हमें ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनका गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने पर भी 4 आए। तो ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ संसार में एक ही है, 2 और 2।
यानी कि 2 को जब गुणा करता हूँ तब भी 4 आता है और 2 का जब योग करते हैं तब भी 4 आता है। यानी कि ये तो बहुत ही आसान था। यानी कि हमारे पास में 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s। अब ये दोनों मैंने माइनस के क्यों लिए? क्योंकि हमें उत्तर क्या था? उत्तर चाहिए था हमें -4s। कब चाहिए था? हमें कोई संक्रिया लगाने पर, यानी कि s यदि माइनस का 2s और माइनस का 2s को यदि हम जोड़ते हैं तो हमारे पास में क्या आता है? माइनस का 4s ही आता है। तो माइनस के 4s की जगह हमने क्या लिख दिया? माइनस के 2s और माइनस का 2s प्लस आपके पास में आ जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 0। अब इन दो पदों में हमको कॉमन देखना है और इन दो पदों में कॉमन देखना है। इन दो पदों में कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ। इन दो पदों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? 4s स्क्वायर के अंदर क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 2 और s कॉमन दिख रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो मैं आपको और अच्छे से समझा सकता हूँ। कैसे? 2 हम 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2। और s स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? s गुणा s। इसी प्रकार से 2s को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा s। इसी प्रकार से 2s को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा s। और 1 तो को तो 1 ही लिखेंगे। अब आप इन दो पदों में देखिए, इन दो पदों में यहाँ पर 2 यहाँ पर भी है और s यहाँ पर भी है, 2s और 2s यहाँ पर भी है, यानी कि 2s हमारे पास में यहाँ से बाहर आ जाएगा। अगर 2s यहाँ से बाहर आ गया, एक बार 2 बाहर आ गया, एक बार s बाहर आ गया, तो बचेगा कौन? बचेगा एक बार 2 और एक बार s। माइनस यहाँ से 2 और s ही था, 2 और s ही बाहर आ गया तो 1 बचेगा। यहाँ से माइनस का 1 बाहर आ गया तो बचेगा कौन? 2 का s। और प्लस में से माइनस निकल जाएगा तो बचेगा कौन? माइनस। क्योंकि आपको पता है माइनस और माइनस को जब गुणा करता है तब प्लस होता है। अगर हमने माइनस को बाहर निकाल दिया तो बचेगा कौन? माइनस बच जाएगा। तो माइनस बच गया हमारे पास में, माइनस का 1। अब आप देख सकते हैं इन दो पदों में 2s माइनस 1 कॉमन है, तो 2s माइनस 1 यहाँ से कॉमन था और यहाँ पर कौन बच जाएगा? 2s। यहाँ पर कौन बच जाएगा? 1। 2s माइनस 1 यहाँ पर आ गया। अब 2s माइनस 1 को एक बार 0 के बराबर रखना है और एक बार इसको 0 के बराबर रखना है। दोनों एक ही आएगा, एक ही बात है दोनों। तो 2s माइनस का 1 यहाँ पर आएगा तो प्लस का 1 और s बराबर 1/2। इसी प्रकार से 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। आपके पास में s का मान आ गया है 1/2। अब हमें सिर्फ और सिर्फ सत्यता की जांच करनी है, यानी शून्याङ्क आ चुके हैं। शून्याङ्क हमारे पास में 1/2 और 1/2। इनको मान लो ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। हमें सबसे पहले क्या करना है? शून्यकों का योगफल। सबसे पहले हम लोग कंपेरिजन कर देते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करो। तुलना इसकी किसकी? इसकी 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। 0 से इसकी तुलना करूंगा तो a का मान कितना आएगा और b का मान कितना आएगा और c का मान कितना आएगा? फटाफट सोच के बताओ। a का मान तो देख लो, आपको 4 के बराबर है, b का मान -4 के बराबर है और c का मान है 1 के बराबर। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल तरीके से करवा दिया है आपको। आगे क्या करेंगे? आगे सत्यता की जांच करेंगे। पहला क्या था? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या था? अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा? माइनस बी बटा ए के। करेंगे। अल्फा कितना था? अल्फा है हमारे पास में 1/2। बीटा कितना है? 1/2 बराबर बी कितना है? बी का मान कितना है हमारे पास में? माइनस का 4। माइनस तो यहाँ पर पहले से है और बी का मान माइनस का 4 है। ए का मान है 4। 1/2 और 1/2 आधा और आधा कितना होता है? बताओ, आधा और आधा कितना होता है? 1 होता है। और नहीं आता है तो देख लो, क्योंकि हर समान है तो अंश ऐसा कैसे जुड़ जाएगा? अंश में कौन है? 1 और 1। 1 और 1 कितना होता है? 1 प्लस 1/2। माइनस का 4 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा? प्लस का 4। तो 4/4। 1/1 कितना होता है? 2/2 और यहाँ पर हो जाएगा 4/4। दोनों कट जाएगा एक एक बार, ये भी कट गया एक एक बार। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1/1 होता है 1, 1/1 होता है 1। तो आपके पास में पहला क्या है? सत्य है। इसी प्रकार से हमें क्या करना है? शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा। आगे वाली स्लाइड पे करेंगे। इसको छोड़ते हैं यहाँ पे। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना था? c/a। अल्फा और अल्फा कितना था? 1/2 और बीटा था 1/2। यानी अब हमें गुणा करना है। और c का मान कितना था? c का मान था हमारे पास में 1 और a का मान तो 4 है। c का मान है 1 और a का मान है 4। 1 का गुणा 1 से करूंगा तो 1 आएगा, 2 का गुणा 2 से करूंगा तो 4 आएगा। इसी प्रकार 1/4 ये क्या हो जाएगा? आपस में सत्य हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न दोस्तों देखिए, थोड़ा सा इसने घुमाने की कोशिश की है। घुमाने की कोशिश ये की है इन्होंने हमारे साथ में, ऐसा किया है कि क्रम बदल दिया है। क्रम क्या था? क्रम था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्रम था, यानी कि पहले x स्क्वायर आना चाहिए, उसके बाद x आना चाहिए, उसके बाद अचर पद आना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया है?
अचर पद को यहाँ पर लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आपने मुझसे पढ़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रम ही बदल देंगे। 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर हमारे पास में आ जाएगा 0। अब मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, इन दोनों का आपस में करना है गुणा, यानी 6x² का गुणा मैं 3 से करूंगा तो मेरे पास में आएगा 18x²। अब आपको ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनका आपस में गुणा करने पर 18x² आएगा और जोड़ने या घटाने पर हमारे पास में माइनस का 7x आएगा। माइनस का 7x है ना, प्लस का 7 नहीं, माइनस का 7x। तो आप 18 को बता सकते हैं, आपको 18 किस किस के पार्ट में आता है। 18 6 और 3 भी 18 होता है, पता होना चाहिए था। तो 6 और 3 18 होता है, ठीक है। और क्या होता है, 18 इंटू 1 भी 18 होता है। अगला 9 और 2 भी 18 होता है। तो दोस्तों आपको 9 और 2 दिख रहा है, 9 और 2 में 9 में से 2 को घटाऊंगा तो 7x आएगा, मतलब हमें मिल चुका है। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान तरीके का आएगा 10वीं कक्षा में आपके। यानी कि 6x² में से अगर मैं 9x में से प्लस का 2x अगर मैं घटा दूंगा तो मेरे पास में उत्तर 7x आ जाएगा। यानी कि, और यदि मैं 9x का गुणा 2x से कर देता हूं तो 9 का गुणा 2 से होगा तो 18 और x का गुणा x से होगा तो 18x² आ रहा है मेरे पास में। करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे यहाँ पर 3x और यहाँ पर भी 3x दिख रहा है, क्योंकि 6 3 के बारे में भी आता है और 9 3 के बारे में आता है। यानी कि 3x यहाँ से अगर कॉमन आ गया, उधर उभयनिष्ठ आ जाता है तो 6x² है। यहाँ पे 6x² में से 3 बार आ चुका है यानी 2 बचेगा। x² में से x बार आ चुका है यानी कि x बचेगा। यहाँ पर 9 में से 3 बार आ गया यानी 3 बचेगा। x में x ही बार आ गया, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर 2x और -3 कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो कुछ कॉमन नहीं होता तो एक ही कॉमन होता है, मतलब ये इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया जाएगा बराबर 0। अब आपको यहाँ पर 2x - 3 यहाँ पे कॉमन आ रहा है और 2x - 3 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, फिर से कॉमन खींच लेंगे तो 2x - 3 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास में यहाँ से 2x - 3 बच गया तो यहाँ पर 3x आ गया, प्लस का 1 बराबर 0। अब 2x - 3 को 0 के बराबर रखेंगे और इसके बाद में 3x + 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो 2x बराबर प्लस का 3 हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा 3/2। इसी प्रकार 3x + 1 बराबर 3x प्लस का 1 है, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और 3 प्लस का है, यहाँ पर गुणा में है, यहाँ पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि शून्यक। अर्थात शून्य कौन कौन से हैं, शून्य क्या शून्य कुछ भी बोल सकते हैं। शून्य को है हमारे पास में 3/2 और -1/3 अल्फा और बीटा। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब तुलना करेंगे हम लोग, यानी कि ax² + bx + c बराबर 0 की 6x² - 7x - 3 बराबर 0 से तुलना करो। तुलना तुलना करेंगे, a का मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे, c का मान निकालेंगे। ax² 6x² मतलब a की जगह पे क्या आएगा 6, यहाँ पर bx और यहाँ पर -7x, इसका मतलब b का मान हो जाएगा -7। यहाँ पर प्लस का c, यहाँ पर माइनस का 3, यहाँ पर इसका मतलब उत्तर आ जाएगा -3 आ चुका है। सत्यता की जांच करेंगे, अल्फा + बीटा बराबर कितना होता है, -b/a। अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा कितना है, यहाँ पर है 3/2 प्लस और बीटा का मान है -1/3 बराबर माइनस का माइनस b का मान कितना है -7 और a का मान कितना है 6। अब दोस्तों यहाँ पर आएगा 3/2 प्लस माइनस कितना होता है -1/3 बराबर माइनस और माइनस कितना होता है प्लस, यानी कि 7/6। अब इसको करने का तरीका, इन दोनों का आपस में गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा और इनका आपस में गुणा, बस ऐसे कर दो। 3 का गुणा 3 से तो 9, 2 का गुणा 1 से तो 2, 3 का गुणा 2 से तो 6 बराबर 7/6। 9 में से 2 जाएगा तो 7/6 और यहाँ पर भी 7/6 जो कि क्या है, सत्य है। अब क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल, ये तो पहला था, दूसरा कर लेंगे। यानी कि अल्फा बीटा कितना आना चाहिए, c/a। अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/3, c कितना है -3, a कितना है 6। दोस्तों यहाँ पे 3 से 3 कट रहा है, लाल पेन से काट के बता दूंगा आपको मैं। हाँ, यहाँ पर 3 एक कम 3, यहाँ पर 3 एक कम 3, यहाँ पर 3 एक कम 3, यहाँ पर 3 दूनी 6। ठीक है, कट रहा है सब कुछ आसानी से। मतलब 1 का गुणा -1 से करूंगा तो -1 और 2 का गुणा 1 से करूंगा तो 2, यहाँ पर भी -1/2 जो कि क्या है
सत्य है। हमारे पास में ये भी खत्म हो चुका है, प्रश्न संख्या 3 भी खत्म हो गया है। आगे का प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। 4 हमारे पास में बिल्कुल आसान है। 4 को भी हम लोग क्या करेंगे, 4u² प्लस 8u बराबर 0। यहाँ पर तो अचर पद ही गायब है, यानी कि अचर संख्या ही नहीं है यहाँ पर, तो इसको तो करना और भी आसान है। क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दो पद है, पहले से ही दो पद है, तो कॉमन ले लो। अब आपको 4u और 8u में से, 4u² और 8u में से क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे तो 4 और u दिख रहा है, क्योंकि 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी, u यहाँ पर भी, u यहाँ पर भी है। 4u² में से 4u बाहर आ गया, सिर्फ u बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा बराबर 0। अब एक बार 4u को 0 के बराबर रखेंगे और एक बार u प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे। अब 4u 0 के बराबर मतलब ये क्या आएगा, 0/4, और 0/4 का उत्तर कितना आएगा, 0, यानी ये 0 आ गया। और यहाँ पर u प्लस 2 का मतलब 0, और यहाँ पर आ जाएगा u का मान -2, अर्थात शून्य कितने आ गए, कितने तो क्या, कितने दो ही होते हैं शून्य द्विघात में, तो शून्य कौन कौन से हो गए, 0 और -2, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा। अब करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना किससे करेंगे, तुलना करना मैंने आपको बताया है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की 4u² प्लस 8u प्लस 0 लिख सकता हूँ, कुछ नहीं है, 0 से तुलना कुछ नहीं है तो 0 लिख दूंगा। अगर गुणा में कुछ नहीं होता तो 1 लिखते हैं ना, कि तुलना, तो तुलना करेंगे। a का मान कितना आएगा, 4, b का मान कितना आएगा, 8, और c का मान कितना आएगा, 0, क्योंकि c तो है ही नहीं। अगर मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे तो भी चलेगा, 0। c का मान कितना आ जाएगा, 0, कुछ नहीं है, तो मैं सीधे लिख देता हूँ यहाँ पे 4u² प्लस 8u, c का मान 0 आ जाएगा। करेंगे सबसे पहले, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a। अल्फा कितना है, 0, प्लस बीटा कितना है, -2, बराबर माइनस की जगह माइनस, b का मान कितना है, 8, और a का मान कितना है, 4। 0 का 0 प्लस माइनस कितना होता है, -2, बराबर 4 एकम 4 और 4 दूनी कितना होता है, 8। काट के बताऊंगा लाल पेन से, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि हमारे पास में उत्तर कितना आ गया है, -2, जो कि क्या है, सत्य है। दूसरा, यानी कि अल्फा बीटा कितना होता है, c/a। अल्फा कितना है, 0, बीटा कितना है, -2, c कितना है, 0, a कितना है, 4। किसी भी संख्या का 0 से गुणा करूंगा तो उत्तर 0 आएगा। किसी भी संख्या का 0 से भाग दूंगा तो 0 में भाग दूंगा तो क्या आएगा, 0, यानी कि ये भी क्या आ जाएगा, सत्य। मेरे हिसाब से सबसे आसान प्रश्न था ये, सबसे आसान प्रश्न था इसमें ये। इतना सा प्रश्न खत्म हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 5। 5, प्रश्न संख्या 5 क्या करेंगे, 5 ये भी बहुत आसान लग रहा है, क्योंकि इसमें दो ही पद है। तो t² - 15 बराबर आ जाएगा 0 के, क्योंकि शून्यंक निकालना है, तो t² माइनस का 15 यहाँ पर आएगा तो प्लस का 15। स्क्वायर जब भी हटता है तो सामने क्या लगता है, अंडर रूट लगता है, वो भी प्लस माइनस में, प्लस माइनस अंडर रूट 15, यानी कि t का मान क्या आ गया, एक बार रूट का 15 और दूसरी बार t बराबर माइनस का रूट 15, अर्थात शून्य कितने आ गए, अर्थात शून्य का आ गया मेरे पास में रूट 15 और माइनस रूट 15। ये अल्फा का मान है और ये बीटा का मान है। सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर b का मान 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अभी बता देता हूँ। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की t² माइनस 15 से तुलना। अब याद करो a क्या था, a था x² का, यानी यहाँ पर t हो जाएगा तो t² का गुणा a हो जाएगा, तो a का मान यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि t² के पास में गुणा में 1 है तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर b का मान क्या होगा, b का मान कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर t तो है ही नहीं, t का तो कोई गुणांक ही नहीं, t है ही नहीं, स्वयं ही नहीं है, तो 0 हो जाएगा। और c यहाँ पर हो जाएगा -15। बस आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, सत्यता की जांच। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा को ऐसे लिखते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a। अल्फा कितना है, अल्फा है रूट 15,
और बीटा आ जाएगा हमारे पास में माइनस का रूट 15 बराबर माइनस बी। बी का मान कितना है यहाँ पर? बी का मान है 0 और ए का मान है 1। अब रूट 15 प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस का रूट 15 बराबर 0/1। किसी भी संख्या में 0 का भाग लगेगा तो उत्तर क्या आएगा? 0। और रूट 15 में से रूट 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0। मतलब 0 और 0 ये आपस में क्या हो जाएगा? सत्य है। दूसरा संबंध हमें स्थापित करना होगा। दूसरा संबंध है हमारे पास में शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा जो होता है वो c/a के बराबर होता है। इससे भी करके बता दूंगा। अल्फा है हमारे पास में रूट 15, इसका गुणा करूंगा मैं माइनस के रूट 15 से बराबर c कितना है? c है माइनस का 15 और a है मेरे पास में 1। रूट 15 का गुणा अगर रूट 15 से करता हूं, आपको ये गुणा क्यों होता है पता है आपको? रूट 15 का गुणा यदि मैं रूट 15 से करूंगा तो कैसा आएगा? उत्तर कैसे निकलता है? 15 का मतलब होता है, रूट का मतलब होता है घात 1/2। आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। मतलब घात 1/2 और 1/2 घात कितनी होती थी? 1। मतलब 15 की घात 1, यानी कि दो अंडर रूट की संख्या का यदि मैं दो अंडर रूट की सेम संख्या का गुणा करूंगा तो मेरे पास में वही संख्या आ जाएगा। यानी अंडर रूट 15 का गुणा मैं अंडर रूट 15 से करूंगा तो 15 आ जाएगा। और प्लस का यहाँ पर प्लस था या माइनस था, माइनस आ जाएगा। यहाँ पर भी आ गया माइनस, जो कि क्या है? आपस में सत्य है। तो हमारे पास में ये वाला प्रश्न संख्या 5 भी खत्म हो चुका है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 जो कि इसका अंतिम प्रश्न है, इस प्रश्न 1 का अंतिम प्रश्न है, उस पर चलते हैं। हाँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास में ये वाला प्रश्न भी बहुत आसानी से हल हो जाएगा। इसको भी क्या करेंगे? सेम तरीका, 3x² - x - 4 बराबर 0। 3x² का गुणा मैं माइनस के 4 से करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा माइनस का 12x²। यानी मेरे पास में गुणा करने पर माइनस का 12 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर सिर्फ और सिर्फ x यानी कि 1 आना चाहिए। एक ही होगा। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा? 4 और 3। क्योंकि 4 और 3 का जब मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास में 12 आ जाएगा। खत्म बात, करो। अब मुझे उत्तर अगर माइनस में चाहिए तो मैं बड़ी संख्या माइनस में रखूंगा, यानी कि माइनस का 4x प्लस का 3x और -4 बराबर 0। अब फिर से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लिया, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा x, उभयनिष्ठ आ जाएगा x। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है और 3 और 4 में से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता है गुणनखंड में। यहाँ 3x माइनस x यहाँ से बाहर आ गया तो 4 प्लस यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा और 3x - 4 बराबर 0। अब यहाँ से 3x - 4 कॉमन आ गया, यानी उभयनिष्ठ आ गया इस पद में और इस पद में दोनों में। तो बचेगा कौन? यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ से 1 बच जाएगा, 0 आ जाएगा। एक बार 3x - 4 को यहाँ पर 0 के बराबर रख दूंगा और एक बार x + 1 को 0 के बराबर रख दूंगा। 3x बराबर माइनस का 4 यहाँ आएगा तो प्लस का 4, 3 गुणा में है तो यहाँ पर आके भाग में आ जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार x बराबर प्लस का 1 है, यहाँ पर आएगा तो माइनस का 1, अर्थात शून्य का आ चुका है मेरे पास में। अर्थात शून्य कौन है? 4/3 और माइनस का 1, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा। अब क्या करूंगा? तुलना। ax² + bx + c बराबर 0 की 3x² - x - 4 से तुलना करते ही a, b और c का मान निकाल देंगे। निकालो। a का मान है 3, b का मान है -1 और c का मान है -4। अब पहला क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग कितना था? -b/a। अल्फा और बीटा, अल्फा कितना है हमारे पास में? 4/3 और बीटा कितना है? -1। अब यहाँ पर माइनस की जगह माइनस आ गया। b का मान खुद कितना है? -1 और a का मान कितना है? 3। अब 4/3, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस होता है -1। ये माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, यानी कि सिर्फ 1/3। अब ये आपको बताया मैंने, 3 का गुणा 1 से करूंगा, 3 का गुणा 1 से करूंगा, 3 एकम 3 और 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 बराबर यहाँ पर भी कितना आ गया? 1/3, जो कि क्या है? सत्य है। इसी प्रकार से दूसरा, थोड़ा छोटी जगह में छोटा छोटा लिखूंगा। अल्फा बीटा कितना होगा? c/a। अल्फा कितना है? 4/3 और बीटा है -1 और c कितना है? c है -4 और a है 3। 4/3 का गुणा माइनस से करना है सीधा, कुछ नहीं आएगा तो -4/3 ही आएगा। क्योंकि क्या था? ये प्लस का था, ये माइनस का था। यहाँ ये क्या है? 4/3 है। 4 का गुणा -1 से करूंगा तो -4, नीचे जगह 3 का 3 और यहाँ पर भी -4/3। ये तो सत्य था, सत्य है। ये तो बहुत आसान था।
प्रश्न संख्या 6, अच्छा प्रश्न खत्म हो चुका है। तो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.1 की प्रश्न संख्या 2 की तरफ। अब तक हम लोगों ने बहुपद से शून्यंक निकालना सीखा था, पर अब हम लोग शून्यंकों के योगफल व गुणनफल से हम बहुपद निकालना सीखेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 हमारा वही है, हमें शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान हमें दिया हुआ है। हमें उससे पॉलिनोमियल यानी बहुपद निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, आइए मैं आपको बता देता हूँ कैसे। इन अगर यदि दो ये चीज दी हुई है, इससे बहुपद कैसे निकाला जाता है। तो उसका एक मानक रूप, सिंपल सीधा सा रूप होता है, उसे हमें दिमाग में रखना है। जैसे कि यदि कोई बहुपद किस रूप में होता है, एक बहुपद इस रूप में होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या होगा, शून्यकों का, यहाँ पर होता है शून्यकों का योगफल, इसकी गुणा में फिर से x होता है, प्लस यहाँ पर होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा 0 के। तो इसे सिंपल भाषा में, आसान भाषा में अगर लिखना चाहो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस, हमने शून्यकों का योगफल क्या माना था, हमने शून्य क्या माने थे, शून्य माने थे हमने अल्फा प्लस बीटा, गुणा में एक्स प्लस, और गुणनफल क्या होगा, अल्फा कॉमा बीटा बराबर 0। यानी हमें ये चीज ध्यान में रखनी है। अगर ये चीज हमें पता है तो हमारा प्रश्न बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये चीज हमको पता रखनी है, एक ये। ठीक है, तो आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 2 करते हैं हम लोग। अब मैं ये क्या दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी ये क्या है, ये है अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है, ये है अल्फा बीटा। बस आपको मिल चुका है ये, आपको लिखना है यहाँ पे। सबसे क्या क्या पहले क्या करेंगे, मानना बहुपद के शून्यक, सबसे पहले बहुपद के शून्यक मान लेते हैं। माना बहुपद के शून्यक क्या है, अल्फा बीटा है। अब अगर अल्फा बीटा है तो क्या दिया हुआ है, पहले योग दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 1/4, तथा गुणनफल यानी अल्फा बीटा कितना होगा, अल्फा बीटा कितना होगा, -1। अब क्या बताना है, मैंने आपको क्या बताया था, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, मानक रूप क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के गुणा में एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 होता है। बिल्कुल मान रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4। एक्स की जगह पे लिख दूंगा, इसको बीच में ब्रैकेट लगा के एक्स की जगह पे लिख दूंगा एक्स, अल्फा बीटा कितना है, -1 बराबर 0। हल कर लेंगे और इसको आसानी से, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x/4, और प्लस का गुणा माइनस से करूंगा तो ये हो जाएगा -1 बराबर 0। अब चूंकि कोई भी संख्या बट्टे में नहीं रहनी चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा करने पर, अब पूरे समीकरण का गुणा करेंगे 4 से, तो 4 का गुणा एक्स स्क्वायर से करूंगा तो 4x स्क्वायर माइनस 4 का गुणा x/4 माइनस 1 का गुणा 4 से करूंगा तो -4 बराबर 0। ये 4 से 4 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि हमारे पास में उत्तर कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर, यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, -x -4 बराबर 0। ये हमारे पास में उत्तर आ चुका है। यही था हमारा प्रश्न, प्रश्न था हमारा, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ये द्विघात बहुपद ही है हमारे पास में, यदि हमें शून्यकों का योग यानी योग दिया हुआ था और ये गुणनफल दिया हुआ था, हमने द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया है। अगला प्रश्न इसी के अनुसार करेंगे, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में हमें पुनः क्या करना होगा, मानना होगा, माना बहुपद के शून्यक, माना बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक क्या हो जाएंगे, अल्फा व बीटा। अब अगर ये बहुपद के शून्यक है तो यानी शून्यकों का योगफल कितना है, जो पहले दिया हुआ है वो योगफल है, प्रश्न में लिखा हुआ है क्रमशः, यानी पहले वाला योगफल है और बाद वाला गुणनफल है, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2। क्रम में गलती नहीं करनी है यहाँ पे। और अल्फा बीटा यानी कि गुणनफल कितना है, गुणनफल हमको दिया हुआ है 1/3। अब तथा, और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में एक्स प्लस अल्फा बीटा जो होता है वो 0 के बराबर होता है। इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पे, √2 एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है यहाँ पे, 1/3। क्योंकि बट्टा में कोई संख्या नहीं सही है, इसलिए क्या करेंगे, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा कर देंगे पूरी समीकरण का, और यदि 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस
3√2x प्लस 3/3 कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर अगर मैं 3/3 लिख देता हूँ तो 3/3 आफ्टर ऑल मेरे पास में कितना आएगा 1, तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे 1 बराबर 0। ये द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद। यही तो प्रश्न में था। योगफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, द्विघात बहुपद निकालना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 पुनः हम लोग क्या करेंगे? माना बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक क्या होंगे? अल्फा व बीटा हैं। ये है बहुत अजीब लिखा है, हैं, ठीक है। तथा अगर बहुपद के शून्यक ये हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? 0। और नहीं, यहाँ पर मैंने पहले जैसे ही करवा देता हूँ। तब तथा अल्फा बीटा कितना है? √5। और हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के गुणा में x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 को होता है। और इसी प्रकार x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है 0। 0 का गुणा मेरे को किससे करना है? x से करना है, यानी ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। और इसका गुणा x से कर दूंगा। किसी भी संख्या का गुणा 0 किसी भी संख्या का गुणा अगर 0 से करूंगा तो वो 0 ही आता है। और अल्फा बीटा कितना है? √5 बराबर 0। 0 आ जाएगा ये पर, मतलब ये पूरा पद गायब। उसके बाद में x² प्लस √5 बराबर किसके हो जाएगा? 0 के, जो कि क्या है? एक द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। इसमें भी 6 प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 बहुत आसान लग रहा है मुझे। क्या करूंगा? सबसे पहले माना बहुपद के शून्यक कौन कौन होंगे? बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। तब तब मतलब तब क्या हो जाएगा? अगर बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है तो इनका योग कितना दिया हुआ है मुझे? इनका योग दिया हुआ है 1। तथा इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है? इनका गुणनफल भी मेरे पास में 1 है, यानी अल्फा बीटा भी 1 है। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग? हम लोग जानते हैं कि अल्फा x² प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में x प्लस c बराबर कितना हो जाएगा? 0। प्लस c नहीं, यहाँ पर अल्फा बीटा, डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। प्लस अल्फा बीटा किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। अब नहीं होगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1 है। 1 का गुणा x से प्लस अल्फा बीटा कितना है? 1 है, बराबर 0। अब मुझे कुछ नहीं करना है, गुणा करना है सिर्फ। x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0 के, जो कि क्या है? एक द्विघात बहुपद है। अगला प्रश्न संख्या 5, सेकंड लास्ट प्रश्न हमारे पास में। बिल्कुल वही प्रक्रिया, सेम सेम काम, बार बार रिपीट करवा रहा हूँ आपको, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ इतनी। बहुपद के बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। तो बहुपद के शून्य क्या हो जाएंगे मेरे पास? अल्फा बीटा। तब अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? -1/4। तथा अल्फा कॉमा बीटा हो जाएगा मेरे पास में प्लस का 1/4। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में x प्लस अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा 0 के। और x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस का 1/4। और अच्छे से लिख देता हूँ मैं इसको, -1/4 गुणा में आ जाएगा x प्लस अल्फा बीटा कितना है? 1/4। ब्रैकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। अब ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस x² प्लस, हाँ, 1/4 गुणा में आ जाएगा x प्लस 1/4। गुणा में होना नहीं चाहिए तो क्या करेंगे? 4 से गुणा करने पर
अब 4x² का गुणा 4 से करूंगा तो 4x² आ जाएगा, प्लस 4 का गुणा 1 से करूंगा 4/4 कितना हो जाएगा 1, और 1 का गुणा x से करूंगा तो x, 4/4 हो जाएगा 1 बराबर 0 के। ये रहा मेरे पास द्विघात बहुपद। अगला प्रश्न संख्या 6, लास्ट प्रश्न इस प्रश्नावली का, मतलब आपको मैंने प्रश्नावली 2.1 भी करवा दी, 2.2 भी करवा दी, आज पूरी प्रश्नावली आपकी खत्म हो चुकी है। प्रश्नावली 2.1 और 2.2 खत्म एक ही लेक्चर में। प्रश्नावली 2 पॉइंट लास्ट प्रश्न हमारे पास में, लास्ट प्रश्न और अच्छे से करेंगे। माना बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक क्या हो जाएंगे, अल्फा व बीटा है। बहुपद के दो शून्यक हो जाएंगे हमारे पास, कौन कौन से, अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक है। तब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना है मेरे पास में 4, तथा अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 1। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में x प्लस अल्फा बीटा किसके बराबर होता है 0 के, यानी कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, x प्लस अल्फा बीटा कितना है 1 बराबर 0। ये तो एक बार में उत्तर आ गया। क्या है ये, द्विघात बहुपद। तो दोस्तों आज मैंने आपको एक ही कक्षा के अंदर, पूरे एक ही कक्षा में आपको प्रश्नावली 2.1 के महत्वपूर्ण तथ्य भी समझा दिए। प्रश्नावली 2.1 करवा चुका हूँ, शून्यांकों के बारे में बताया, बहुपद के बारे में बताया, चर के बारे में बताया, अचर के बारे में बताया, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, उनके शून्यांक, p ऑफ x को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, बहुपद से शून्यांक कैसा निकाला जाता है, और शून्यांक निकलने के पश्चात में शून्यांकों के योगफल और गुणनफल से, जो प्रश्न ये चल रहा है, योगफल और गुणनफल से वापस से बहुपद कैसे निकाला जाता है, ये सब कुछ मैंने आपको एक ही वीडियो में बता दिया है। मैं आशा करता हूँ आपको पूरी प्रश्नावली बहुत ही अच्छे से आपके दिमाग में समझ में आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपको ये प्रश्नावली समझ में नहीं आई है तो आप एक काम करना, आप कमेंट में, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना और मुझे पर्सनली मैसेज करके मुझे बताना कि मुझे आपका पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। इस क्लास के जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर लिंक मिल जाएगा, और यदि आपको प्रश्नावली 1 करनी है तो वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रश्नावली 1 का भी लिंक मिल जाएगा। आगे इसी प्रकार के आपको अगर हिंदी मीडियम में कोर्स चाहिए या फिर इंग्लिश मीडियम में भी चाहिए तो मैं इसी चैनल पे आप लोगों को इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम कक्षा 8, 9, 10, 11 और 12 5 क्लासेस का आपको इसी चैनल के ऊपर सब कुछ मिल जाएगा। अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।